अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर अफरा तफरी और एक हंगामा खेजी हर रोज़ की तरह जारी है और आज हम ख़ास तौर पर इस हवाले से जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब अनाउंस ये किया जा रहा है कि हमें NOC मिले या ना मिले, लेकिन 5 अगस्त से हम बाकायदा एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये एहतजाज होगा फोकस, क्योंकि उनको जेल के अंदर 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अलकादे ट्रस्ट केस में भी अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है कि फ़ैसला आ जाए। तो क्या फिर इमरान खान साहब के लिए कोई नई सज़ा सुनाकर उन्हें मज़ीद जेल के अंदर ही रखा जाएगा? दूसरी तरफ इस तरह लग रहा है कि जैसे PTI अब इस हवाले से वाज़ेह प्लान बना रही है कि उन्होंने एहतजाज को किस तरह मौसर करना है। इसके साथ साथ एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि 9 मई के मामलात को लेकर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस बारे में एक ख़त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से लिख दिया गया है। तो ये जो कमीशन बनेगा, जो भी इंक्वायरी होगी, ये किस हद तक काबिल कबूल होगी सबके लिए, और क्या इसकी रोशनी में इसके कुछ असरात हमें मुल्की सियासत पर भी नज़र आएंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अगर महंगाई की बात करें, मीशत की बात करें, तो एक तरफ जमात इस्लामी का धरना जारी है, जिससे मुज़ाकरात के लिए अब एक बाकायदा कमेटी बना दी गई जिसने मुज़ाकरात किए भी हैं और उनके सामने जमात इस्लामी ने अपने 10 मुतालबात रख दिए हैं। तो ये मुतालबात मानना हुकूमत के लिए किस हद तक मुमकिन है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज जो वज़ीर ख़जाना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान का आगे का जो माशी रोड मैप है वो नज़र क्या आ रहा है, जबकि वो तो वाज़े तौर पर ये बता रहे हैं कि अब हमारा चल चलाओ वाला काम नहीं चलेगा, अपने पैरों पर खड़ा करना ही पड़ेगा मईशत को, और इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो ये और इस समेत बहुत सी अहम खबरें और इनके ऊपर तबसरे और तज्ज़िया आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, एक दफ़ा फिर PTI ने ये कह तो दिया है कि अब हम फिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं 5 अगस्त को, और सब ने एहतजाज करना है, NOC मिले या ना मिले। लेकिन अब शेर आया वाली सूरत हाल दिखाई देती है। ये पहले भी कई दफ़ा ऐसे ऐलानात कर चुके हैं, लेकिन हमने देखा नहीं कि ये कोई मौसर एहतजाज करने में कामयाब हुए हों। अब की बार आपको क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जमात इस्लामी के कामयाब एहतजाज को और धरने को देखने के बाद PTI पे आपने देखा कि जो सोशल मीडिया पे भी ख़ास तौर पे उनकी अपनी लीडरशिप की भी ट्रोलिंग की गई और बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया कि देखें, अगर जमात इस्लामी कर सकती है तो आप क्यों नहीं आए। तो उसके बाद शायद अब PTI के लोगों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अगर अब अपनी जान बचानी है तो बहाना नहीं चलेगा, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। और क्योंकि लोगों का एतराज़ बड़ा जायज़ है कि जमात इस्लामी जो कि अवामी सतह पर अगर देखा जाए तो PTI से बहुत सियासी तौर पे एक छोटी जमात है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी एक बहुत मुनज़्ज़म जमात है, तंजीमी तौर पर मजबूत है। हाँ जी, तंजीमी तौर पे बहुत मजबूत है, और PTI की तंजीम का इस वक्त हाल ही कोई नहीं है। लिहाजा ये उनके लिए एक इम्तहान बन चुका है। अगर उनकी मौजूदा लीडरशिप 5 अगस्त को भी कोई नोटेबल एहतजाज करने में कामयाब नहीं होते तो फिर आप देखेंगे कि उनके कारकुनों में गम व गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा। लिहाजा अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए और अपने कारकुनों को मुतमिन करने के लिए भी कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। 1 साल तो हो गया बानी चेयरमैन को जेल के अंदर। अब फ़िलहाल उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, मुख्तलिफ़ केसेस में गिरफ्तारी ज़रूर है, लेकिन अब एक ख़बर ये है ज़रूर कि अलकादे ट्रस्ट का तकरीबन जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो चला है, और काफ़ी इस बात के इम्कानात हैं कि अगस्त के शुरू में ही इसके ऊपर कोई फ़ैसला आ जाएगा। आपको लगता है कि इस केस में भी उनको सज़ा सुना दी जाएगी? देखिए, अदालतें जो हैं उनका अगर आप माजी करीब का देख लें तो उसमें मैं नहीं समझता कि अब PTI इस वक्त ये कह सके कि अदालतों में उनको गलत सज़ा सुनाई जा रही है। अदालतों में तो उनको रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। तो लेकिन पहले भी सारी सज़ाएं अडयाला जेल के अंदर ही सुनाई गई। गुजारिश ये कह रहा हूँ कि अदालत नहीं सुनाई ना, मैंने आपने तो नहीं सुनाई। तो मामला ये है कि अगर इनको अडयाला जेल वाली अदालत पे एतबार नहीं है तो उन्हें ऊपर की अदालत पे तो एतबार है ना, उसकी तो तारीफ़ें करते नहीं थकते। तो अगर गलत सज़ा कोई अदालत सुनाएगी तो वो ये अपील में चले जाएंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अदालतें जो हैं वो उनको चाहिए कि वो ऐसे फ़ैसले ना करें, कोई भी हो, वो मातहत अदालत हो या आला अदलिया हो, कि जिस पे इस तरह से तनकीद हो या ये लगे कि शायद किसी को
और सिर्फ इमरान साहब अदालत के फैसले की बात नहीं है, हमने ये भी देखा है पीछे कि जैसे साइफर केस में सज़ा सुनाई गई, इद्दत केस में सज़ा सुनाई गई, दोनों सज़ाओं के मामले में जब मामला गया अगली अदालत में, साइफर केस हाई कोर्ट में और जो इद्दत केस है वो सेशन कोर्ट में, तो वहाँ हमने ये देखा कि जब आप को लगा, प्रोसिक्यूटर को ये लगा कि उनका केस कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो ये हद तक भी मानने को तैयार हो गए कि पहला ट्रायल ठीक हुआ ही नहीं कानूनी बुनियादों पर भी, तो आप इसको रिमांड बैक कर दें। दोनों जगह पे हमें इस तरह की इस्तदा भी आखिर में जाके नज़र आई कि आप रिमांड बैक कर दें, दोबारा से ट्रायल हो। तो उससे ये पता चलता है कि इसका मतलब है कि जो पीटीआई ये हमेशा नुक्ता उठाती रही कि जो जेल के अंदर ट्रायल हुए हैं सारे केसेस के, जिसमें इद्दत केस भी शामिल, साइफर केस भी और दीगर केसेस भी, तो वो ये कहते हैं कि वो फेयर ट्रायल नहीं थे और कानूनी तकाज़ों के बगैर वो ट्रायल हुए और इसी वजह से वो अगली मरहलों पे जाके उड़ गए। आप समझते इसी बात को तक़वीयत मिलती नज़र आती है फिर? अच्छा सबीना, मैं इस बात से इस तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो जेल के अंदर हुए हैं वो इसलिए उड़ गए हैं कि वो जेल के अंदर हुए थे। बहुत सारे फैसले जो जेल के अंदर नहीं होते, हाई कोर्ट फैसला देती है और सुप्रीम कोर्ट में जाके उड़ जाते हैं। और अभी देखिए रिसेंटली ऐसे हुए हैं। कह रहे थे ना कि कानूनी तकाज़े मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ इस बिना पे आप किसी मुकदमे को वो नहीं करार दे सकते कि ये जेल के अंदर हुआ है इसलिए मामला। हाँ, अगर आप, ये एक अलग पहलू ज़रूर है कि अगर आप उसको ये समझती हैं कि जी कानूनी तौर पे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंसानी हकूक़ की बिना पे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कोई भी ट्रायल का तकाज़ा है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। और अभी जो इलेक्शन कमीशन का ताज़ा फैसला आया है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का भी जो मामला चला था उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया है जो सारा ट्रायल चला था। तो ये उससे भी मज़ीद तक़वियत मिल रही है। बेसिकली ये वैसे फवाद चौधरी साहब का केस था, बाद में अब ज़ाहिर है उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी, क्योंकि दोनों का साथ साथ ही चल रहा था। लेकिन बहरहाल पीटीआई के ये सारे मामलात सामने हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हमें ख़ासतौर पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानदाना गुलजार साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि तकरीबन 5 अगस्त को पूरा 1 साल मुकम्मल हो रहा है इमरान खान साहब को जेल के अंदर, और ये अनाउंसमेंट तो किया जा रहा है कि एक बड़ा मौसर और बहुत भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा पीटीआई की तरफ से। लेकिन अब सब इस बात को भी डाउट से ही देखते हैं, क्योंकि पहले भी अनाउंसमेंट होती रही है लेकिन एहतजाज उस तरह से हो नहीं पाया। तो इस दफ़ा आपके क्या प्रोग्राम्स हैं और आप समझते हैं कि एनओसी मिले या ना मिले लेकिन लाजमी तौर पर एहतजाज किया जाएगा? बहुत शुक्रिया समीना बीबी, और आपकी तवस्सुत से आपके तमाम व्यूअर्स को भी सलाम। देखिए, मैं एक ज़रा ब्लंट बात करूँगी, ज़रा क्रैस बात, कि अगर ये मुल्क होता था तो पूरा पाकिस्तान निकलता, सिर्फ पीटीआई नहीं, क्योंकि एक बेगुनाह आदमी जेल में है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान में एक बेगुनाह आदमी जेल में गया है, लेकिन पहली दफ़ा इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया है, इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया है। एक एक बंदे को पता है कि खान साहब बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है, सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए। बाइडन तो रेस से निकल गया, उसकी प्रेसिडेंसी में 3-4 महीने रह गए, वो तो लेम डक प्रेसिडेंट है, सबको पता है कि चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं, फिर भी ज़िद पे अड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो भी कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी डिसीजन, हम उसके साथ खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह केपी में तो हमारा लोगों का जितना ज़ोर है, आपने देखा कि बनू में अमन मार्च में उस दिन जो हुआ, फिर उसके बाद दोबारा लोग निकल आए और दोबारा उसी दिन अमन मार्च किया। तो इसलिए मुझे अपने सूबे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नाज है कि हम खून, मतलब हमने साबित कर दिया है कि हम जो भी करेंगे, खून बहाएंगे वतन के लिए, दोबारा वेपन नहीं उठाएंगे। और इसी असना में मैं सिंध की भी ज़रूर बात करूँगी। सिंध ने जितनी कुर्बानी दी है, इसी तरह मेरे जो कॉलीग्स हैं पंजाब में, मेरे हमारी MNAs डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, उमर चीमा, हमारे सब नौजवान बच्चे जो जेलों में इस वक्त बैठे हुए हैं, एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर पार्ट। लेकिन क्योंकि हम लकी इनफ कि इस वक्त हमारे KP में हुकूमत है, तो हमें एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, 100% नहीं है, क्योंकि KPC भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे सोशल मीडिया के वर्कर्स को। और वो नेचुरली ऐसे लोग हैं, ऐसे जो सूबे के नीचे नहीं आती हैं, फेडरल एंटिटीज़ हैं। सो हालात तो हर तरफ सख्त हैं, निकलेंगे हम ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा शानदाना साहब, ये फरमाइएगा कि बाइडन तो हार गए, वो अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, ट्रंप समझें जीत भी गए, तो उससे हमारी सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ट्रंप के आते ही खान साहब छूट जाएंगे? ट्रंप के आते ही पाकिस्तान का उल्टा निज़ाम सीधा हो जाएगा? आप इतना तकिया किए हुए क्यों हैं? नहीं, देखें, अगर कायद-ए-आज़म की शहादत हुई या लियाकत अली ख़ान की या फ़ातिमा जिन्ना की
या भुट्टो साहब की या बेनज़ीर भुट्टो की, अल्लाह उनको बख्शे, या जब जनरल ज़िया को इन लोगों ने कत्ल कर दिया, तो इन सब में एक ही मुल्क का हाथ होता था। हमारे पाकिस्तान के बारे में बादशाह खान की किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम जिस खित्ता अर्ज़ में बैठे हुए हैं, हर बंदा हमारे मुल्क को टेक ओवर करना चाह रहा है। एक तरफ हमारे पास ईरान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, चाइना, ये दुनिया की पुरानी रियासतें हैं जो चलती आ रही और चलती रहेंगी। ठीक, एक ज़माने में हम भी इसके रूलर्स थे। अब इशू ये है कि जो यहाँ पे मादनियात है, जो तेल है, जो गर्म पानी है, जिस किस्म के यहाँ पे दुनिया में खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स जो या चाइना में है या KPK में है या बलूचिस्तान में, अब हमसे तो प्लंडर लूट करके हो जाता है, लेकिन चाइना तो अपनी चीज़ें किसी को भी नहीं देता, वो अपने मवाम और मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। बॉटम लाइन बीइंग कि पाकिस्तान जब तक एक मुंह तोड़ हुकूमत नहीं आएगी और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी जब एक पेज पे नहीं होंगे, मुल्क इसी तरह लुटता जाएगा। एक साइफर के आने से एक ने घुटने टेक दी और आपने देखिए मुल्क का उसके बाद 2 साल क्या हाल लेकिन शाहनाज़ साहब, ये दो बातों में एक कंट्रास्ट नहीं आपको लगता कि एक तरफ आप लोग ये सारी चीज़ों के इल्ज़ाम भी दे रहे कि आपकी हुकूमत भी गई और भी बहुत सारी हिस्ट्री से जो आपने एग्जांपल्स दी, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप उधर ही देख रहे हैं कि जब ट्रंप आएगा तो आप लोगों के लिए मामला ठीक हो जाएंगे, तो ये एक खुला तजाद नहीं है? नॉट एट ऑल। मैंने कुछ और कहना था लेकिन वो बात बीच में रुक गई जी। मैं ये कह रही थी कि ट्रंप के आने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना, अमेरिकन पॉलिसी बदलती नहीं है। और इस वक्त जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उन्होंने आपने देख लिया कि उनका इकॉनमी तो नीचे जा रही थी, तो इकॉनमी कैसे बूस्ट करनी है? वेपन सेल से, असलहा बेचने से। तो वो असलहा पहले यूक्रेन को बेचा, फिर उन्होंने इसराइल को बेचा, बेड़ा गर्क कर दिया। अब उस दिन डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट जो सेनेट में एक उसमें हुई है स्पीच, उसमें कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को $101 मिलियन दें ताकि अज़ब इस्तेकाम में उनकी मदद हो। तो इन बेशर्मों से पूछना चाहिए कि आप जंगों में हमें क्यों पैसे देते हैं? आप हमें तालीम के लिए, बिज़नेस के लिए, जिस तरह आप ताइवान को देते हैं, जैसे आप बाकी ममालिक को देते हैं, इंडिया को देते हैं, हमें वो क्यों नहीं देते? अस्पताल के लिए क्यों नहीं देते? बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं देते? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान की पॉलिसी बदलेगी, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो गुलामी हमारी है, ये जो लेटेस्ट एपिसोड या लेटेस्ट चैप्टर है जो कायदे आज़म से स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है, वो बाइडन के कहने पे हुआ था। और क्योंकि वो फिरौने वक्त वही है तो शुक्र है वो तो रेस से बाहर हो गया। प्रेसिडेंट वो अभी भी शैतानियाँ उसके भी चल रही हैं और ये बातें तो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है। अगर आप मेरी नहीं मानेंगी, आप विकीपीडिया देख लें, जूलियन असांज देख ले, एडवर्ड स्नोडन देख ले, सारी रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल कि किस तरह लोगों ने। चलिए एक वहाँ का तो एक है इम्पैक्ट, लेकिन जो एक हमारी लोकल आप शानदाना साहब ये फरमा दें कि जो 9 मई के आपने जुडिशियल तहकीकात के लिए, अब तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी खत लिख दिया पेशावर हाई कोर्ट, तो आप क्या समझती हैं कि कमीशन बन गया, रिपोर्ट आ गई, तो उससे क्या मुल्की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? जब भी 9 मई का सच निकलेगा, इमरान खान उसमें इंशाल्लाह सुरखरू बरी होगा और लाहौर हाई कोर्ट ने कह भी दिया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन हो और उन लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने इमरान खान को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की 200 से ज़्यादा तनकीबात पे अटैक्स करवाए। दैट्स ऑल आई वांट कि दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाए, आवाम को पता चले। हमें तो पता ही है, दुनिया को पता तो चले। ये सिर्फ जो KP के वाक़यात थे उस हद तक करेगा इंक्वायरी, या फिर जो ओवरऑल सारे मुल्क में वाक़यात हुए उसके हवाले से भी इंक्वायरी होगी? नहीं, हमने जी 9 मई सारे पाकिस्तान का करवाना है। हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का पता चले कि किसने क्या करवाया। देखिए, जो लोग कहते हैं कि उनके पास नाकाबिले तलाफी सबूत हैं कि 9 मई इमरान खान ने किया, वो सबूत क्यों नहीं मिल रहे हमें? 1.5 साल से तो ज़्यादा हो रहा है। जुडिशल कमीशन, इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं हो रही? ठीक, अच्छा ये फरमाइएगा शानदाना साहिबा, लेकिन इधर हमने देखा कि एक स्टेटमेंट बड़ा चेंज स्टेटमेंट या वेलकमिंग स्टेटमेंट सब कुछ लोग कह रहे हैं उनको खान साहब की तरफ से, जो आर्मी चीफ को पैगाम भेजा अलीमा खान साहिबा के थ्रू, वो अच्छा स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा आप न्यूट्रल हो जाएं और कहा कि आप मुल्क के मफाद में पीछे हट जाएं इस हुकूमत से, लेकिन क्या जवाब कोई उसका आया है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या? ये तो बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि जिस किस्म के जुल्म और बर्बरियत हो रही है, अगर नून पीपल और MQM वगैरह में हिम्मत है तो खुद इलेक्शन लड़ें, खुद हुकूमत चलाएं। इनके लिए कभी इधर से कभी उधर से मतलब ये है क्या? खान साहब ने तो क्लियर मैसेज भिजवा दिया उनको। अब इसमें ये कहना कि हमारी तरफ से कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा है, नहीं, हमने तो एक सच्ची बात कही है। लोगों ने तो मर जाना है, इंडिविजुअल तो सारे मर जाते हैं। किसको आप जानती हैं जो अभी तक पड़ा हुआ है जिंदा 200 साल से? लेकिन आप अपनी लेगेसी तो ऐसे छोड़े ना कि कोई आपकी झूठी इज्जत तो करे, अगर सच्ची इज्जत नहीं कर सकता। शानदाना साहब, अगर ताकत के बल
शादाना साहब ये फरमाइएगा कि ये भी खबरें हैं इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी का भी कहा है कि जी आप छोड़ें इस बात को, मुझे गैर मशरूत माफ़ी दें और मामलात को हम आगे पॉजिटिव तरीके से लेके जाएं और मुल्क में अमन कायम करें। इस पे आप क्या कहेंगे? खान साहब ने माफ़ी मांगी कि किसी और ने माफ़ी मांगी है? नहीं, खबरें तो ये हैं कि खान साहब की तरफ से गैर मशरूत माफ़ी का पैगाम दिया गया। देखें, अगर खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगनी होती थी, उनके लिए क्या मुश्किल काम था कि डॉक्टर आरिफ अलवी जाते जाते आउटगोइंग प्रेसिडेंट से कहते कि मुझे ब्लैंकेट पार्डन दे दें मेरे सारे जो झूठे मुझ पे केसेस हुए हैं। लेकिन उसमें ये मुसीबत थी कि खान साहब के क्रिमिनल होने का दावा हो सकता था। खान साहब उन्होंने वही अवेल ही नहीं किया। खान साहब को तो अब तक 100 ऑफर्स आ चुकी है, लंदन चले जाओ बाकी भगोड़ों की तरह, या कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, या तुम बनी गाला 2-3 साल बैठ जाओ, सियासत छोड़ दो, -1 की टीम को आगे ले आओ, या बिलावल को आने दो, मरियम को, जो भी डीले होती है, या जेल में बैठे रहो। खान चोज द लैटर कि मैं जेल में बैठ जाता हूँ। अगर खान साहब ने माफ़ी मांगनी ही थी, अव्वल तो बताएं किस चीज़ की। खान साहब ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा है जेल में कितनी दफ़ा मुलाकातों के बाद कि मैं माफ़ी देने को तैयार हूँ गैर मशरूत उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया, मुझ पर गोलियाँ बरसाईं, और जो फतह मक्का मॉडल है, जो नेल्सन मंडेला के साथ अफ्रीकन मॉडल है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का, मैं वो करने को तैयार हूँ कि जिसने जो गुनाह किया है वो उसके इतराफ़ जुर्म करेगा और ये नेशन वाइड माफ़ी तलाफ़ी होगी। खान साहब माफ़ी देने को तैयार हैं। उनके वर्कर्स अभी भी नहीं है। मेरे कितने हल्के में लोग हैं जिनकी इन जालिमों ने टांगे कटवाई हैं, उनकी औरतों के साथ जुल्म किए हैं। वर्कर तो अभी भी तपा हुआ है, लेकिन खान साहब फॉर नेशनल इंटरेस्ट कह रहे कि मैं माफ़ी देने को तैयार हूँ। अच्छा शानदार साहब, ये फिर इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन क्यों फैलाई जाती है? कुछ अर्सा ये भी कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था कि जी पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और खुद आपका नाम भी उसमें शामिल था कि आप भी उस फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं। आपको पीटीआई से नहीं जी मैं लीडर हूँ, जी 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 हाँ जी, तो वो इस पे कुछ फरमाइए, क्या मामला क्या था? काश जी ऐसा होता कि मेरे पास 25 एमएनएज होते जो मुझसे एलिजेंस करते। मतलब गपशप उस हफ्ते बड़ी गपशप मुझ पे उड़ाई गई थी। फवाद भाई ने कहा था, उन्होंने भी काफी बड़ी बौंकी मारी कि शानदाना हेट्स पंजाबी, आधा खानदान पंजाबी है। पता नहीं ये बात उनको कहाँ से मिली, या शायद फैमिली बात है, उनको सीक्रेट्स पता हूँ। फिर उस हफ्ते ये भी बात हुई कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। उस हफ्ते ये भी बात हुई कि पता नहीं मैंने क्या किया है, कुछ और 2-3 चीज़ें मैंने उखाड़ी थी जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। तो या तो मुझ जैसे एक नॉर्मल वर्कर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, इन चीज़ों को काहे, इन लोगों को काहे का खौफ है। और देखिए बोलती बंद करवाना, ये जो इनका फाइबर वॉल है, फायर वॉल, और ये जर्नलिस्ट जिनको ये सू करेंगे और पता नहीं क्या क्या इनके जो मजाक चल रहे हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन देयर ब्रेन। जो मुझे समझ आ रही है डेस्परेशन है। कल इनके एक पढ़े लिखे मेंबर हैं सद्दिक मलिक, उन्होंने कल एक बहुत अजीब सी एक क्या कहते हैं अलविदाई टाइप स्पीच की कि जी आप आ जाए, गवर्नमेंट ले लें। भैया आपको 9 फरवरी का जो शौक चढ़ा था डब्बे भरवाने का, हमारे रिजल्ट्स रिहर्स करने का, फिर भुगते। अभी तो आपको पता है पेट्रोल की जो प्राइसेस ऊपर जानी है, इनको लग पता जाना है कि शानदाना साहिबा वैसे ये एक और चेंज जो आप लोगों की तरफ से अब स्टेटमेंट्स में नजर आया वो ये कि पहले आप लोग मैंडेट की वापसी का मुतालबा कर रहे थे, अब नए इलेक्शन की बात हो रही है, री इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये आप यकसुर हो चुके हैं? जी नहीं देखें, मैंडेट का तो हम हमेशा डिमांड करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह हमारी अमेजिंग सुप्रीम कोर्ट ने इतना अमेजिंग डिसीजन दिया कि अब ट्रिब्यूनल्स उल्टा करके कराए के जजेस लेके लाए जाएंगे रिटायर्ड, जो 2-2 तनख्वाहें खींचेंगे, माशाल्लाह एक पेंशन भी लेंगे, एक तनख्वाह भी लेंगे। वैसे वाले जज पे किसको आप फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ये बाकियों के केसेस भी क्यों कराए के जज नहीं लेके आते? फिर सुप्रीम कोर्ट उनमें क्यों बैठती है? इनमें भी बैठ जाए, मिलिट्री ट्रायल्स क्यों करे, उधर भी कराए के जज ले जाएं। तो इसलिए हमने देख लिया कि लोगों ने 2 साल अपनी हुकूमत चलाने के चक्रों में ये फैसला ले लिया सुप्रीम कोर्ट से ट्रिब्यूनल्स को तोड़ने का और किराए के जजेस लाने का। तो इसलिए वे रियलाइज कि हमें नहीं मिलना, बस ठीक है नया फ्रेश इलेक्शन करवाएं फ्री एंड फेयर। और इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो फ्री एंड फेयर होगा? क्योंकि अगर यही सारा सेटअप जो ऊपर मौजूद है वो रहता है, अब तो वैसे आप लोग चले गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, लेकिन वो तो ज़ाहिर एक लंबा प्रोसेस है, उसमें जब तक उनको रिमूव किया जाता है या नहीं, तो फिर कैसे इसी के अंडर करना पड़े तो कैसे आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? चले मैं एक फसीशियस सी बात कर देती हूँ। ऊपर तो एक मेरे रब्बुल आलमीन है, ठीक है, ये बाकी सारे इनके पास ताकत है, दुनियावी ताकत कुछ अरसे के लिए। माजरत के साथ चीज़ें बदलने में पलक झपकने का वक्त लगता है। अब वही अल्लाह ताला कहता है कुन फयकून, आप देख लेंगे कुन फयकून होगा इंशाल्लाह। इस अवाम की वजह से होगा, हमारे रब का रहम होगा और अवाम की मेहनत होगी।
शानदाना साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने मुसद्दिक मलिक साहब का जिक्र किया कि कल उन्होंने बात की, तो उन्होंने तो कल ये कहा कि आप उलझाओ की सियासत ना करें, आप सुलझाओ की तरफ आएँ। वो आप तो उन्होंने तो ये इल्ज़ाम आयद किया कि आप हमेशा इंतशार की सियासत करते हैं, आप अगर पॉजिटिव बात करें तो हम आपको अपने साथ बिठाने को तैयार हैं। तो दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा कि अब अगर कौमी गवर्नमेंट आएगी, टेक्नोक्रेट्स आएगी, तो 3 महीने के लिए नहीं होगी, वो फिर लंबा होगी। तो ये सारी जो ये बातें हैं, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? इनकी टेक्नोक्रेसी माशाल्लाह हमने देख लिया, सारे के सारे मैट्रिक फेल हैं। बड़ा आदमी पाकिस्तान बुलाया, पासपोर्ट छुड़वाया, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर उसने बजट डिलीवर किया। तो माशाल्लाह इनके टेक्नोक्रेट्स हमने सारे देख लिए, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। पिछले 45-46 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप सब ने देख लिया। इट इज़ नथिंग, इट इज़ -0। अच्छा, रह गई बात कि इनके साथ बैठने की, इनके साथ हम क्यों बैठें? इनको तो फ़ायदा है हमारे इनके साथ बैठने से, इनको इज़्ज़त मिल जाएगी, इनको क्या कहते हैं वायबिलिटी मिल जाएगी, इनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। मुश्किल से 17 सीटें इन्हें जीती है पंजाब में और उसको उन्होंने पंजाब हुकूमत बना ली। मुश्किल से 40-45 सीटें उन्होंने जीती है नेशनल में, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट बना ली। शर्म तो इनको आनी चाहिए, पॉजिटिव काम तो इनको करने चाहिए। जो झूठे कसम खाई है कुरान पे, इन लोगों ने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये खुद शर्म से जाके बैठ जाए। फॉर्म 47 वाले, जो फॉर्म 45 वाली असली एमएनएज उनको आगे आने दें, खुद थोड़ा गैरत का ये लोग डिस्प्ले करें, सारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हमारे तो बेगुनाह बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, बेगुनाह खवातीन बच्चों जेलों में सड़ रही हैं। हम और क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? हमारा लीडर 18-18 घंटे उसके लिए जेल में उन्होंने अवन बना दिया होता है, उसके लिए तवे में उसको बिठाया हुआ है, लोड शेडिंग उसके लिए कर रहे होते हैं। खान का एक केस नहीं जो उनके खिलाफ सच्चा हो। आप मुझे बताएं, पॉजिटिविटी ये दिखाएंगे कि हम दिखाएंगे? ठीक, शानदाना गुलजार साहब, थैंक यू सो मच शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ उमूर के हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे, जैसे कि बार बार बिजली की बात होती है, मईशत की बात होती है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि बिजली के बिलों से आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सारा मुल्क परेशान है और इसके ऊपर एक एहतजाज भी हो रहा है। डिमांड्स हैं कि जी इस सारे क्राइसिस में रिलीफ दिया जाए लोगों को, लेकिन क्या वाकई रिलीफ देना मुमकिन भी है? क्योंकि जिस तरह के मुआहदे हो चुके हैं, अक्सर लोगों का ये कहना है कि इन मुआहदों को अगर किसी भी तरह इनमें तरमीम की गई, इनकी खिलाफ वर्जी की गई तो बहुत बड़े जुर्माने पड़ जाएंगे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया दिया है और उसके बाद अब जाहिर है हुकूमत से जो मुतालबात मानवा रहे हैं जमात इस्लामी वाले या ओवरऑल अवाम का, तो ये सब चीज़ें किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं? ये क्या इसी तरह से हम शोर शराबा देखेंगे, होगा कुछ नहीं है? वाकई कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर अमल करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। अरशद अब्बासी साहब आज हमें ख़ास तौर पर प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ एक तारफ़ ये भी करें कि ये जो IPPs के मतलब जो स्टडी निकाली थी, आज से 2 माह महीने पहले निकाली थी, कि जिनके 25 साल पूरे हो चुके हैं, अब उनको टेक्निकली रिटायर्ड होना चाहिए था, लेकिन हमारे स्टेट ऑन रेगुलेटर ने और गवर्नमेंट ने उनको 4-4, 5 साल की एक्सटेंशन दी है, 10 साल की एक्सटेंशन दी है। बात यहाँ से शुरू होती है जिसकी वजह से आज 250 मिलियन पाकिस्तानी यानी 25 करोड़ लोग रो रहे हैं जिन्होंने हक लाल से बिजली का बिल देना है। देखिए उनका हाल क्या है। लोग आप चले, मैं आज आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग देता हूँ न्यूज़। आप OLX पे जाइएगा और चेक कीजिएगा कि लोग अपने AC और घर की जितनी भी चीज़ें बेच रहे हैं उसमें फ़्लो बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गई है। वो किस लिए? लोगों के पास बिलों के पैसे देने के नहीं है, जिनके पास हक हलाल की कमाई है। बात यहाँ तक आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑप्टिमा का, गोर एजाज का, उनके साथ क्या नाम कामरान अरशद साहब का, इन सब लोगों का। जी, इन लोगों ने वो IPP की वो जो स्टडी है इसको बड़ा खूब उठाया है और ठीक किया है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर यही हैं। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा 18 बिलियन की ये करते हैं, $30 बिलियन की हमारी वो है। अब ये 18 बिलियन की एक्सपोर्ट कैसे हो पाएगी? वो ठीक चला रहे हैं कि इनकी मशीनरी, इनके लोग कहाँ जाएंगे? दुनिया में कौन से मुल्क में ये प्रोडक्ट कम्पीट करेंगी? जहाँ बांग्लादेश और इंडिया में सस्ती बिजली वियतनाम में है।
आज आप देखें कि हम जिस जगह तक पहुंचे हैं उसकी बेसिक वजह 2015 के IPPs हैं। 2015 पे जो हमारे कोल पावर प्लांट लगे हैं और 4 बड़े LNG के पावर प्रोजेक्ट लगे हैं। अभी मैं सबको मैसेज फॉरवर्ड कर रहा था, आप ज़रा सुनिए। आप दोनों का मुझे पता है कि आप यकीन करें, मैं आप एक लाइटर नोट में बात करता हूँ। आपने 5वीं जमात तक बेसिक अर्थमेटिक मैथ पूरा पढ़ा होगा। देखिए 9 से 10 बिलियन डॉलर की हम LNG लेके आए हैं 2016 से अब तक। 4 बिलियन के हमारे वो बिक्की और वो कादरपोर, ये 4 पावर प्लांट है 4 बिलियन के, वो है 2 बिलियन डॉलर का इसमें सर्कुलर डेट है। आप दोनों किसी से पूछ सकते हैं कि ये 16 बिलियन डॉलर हमारे एक शानदार वजीर ने, जो आजकल दुनिया को दर्स दे रहे हैं कि ऑनेस्टी क्या होती है, पूछें क्या मिला है। क्या किसी आम कोई एक आम बिजनेसमैन, एक छोटा सा बिजनेसमैन, मैं कहता हूँ अनपढ़ मलक रियाज भी कभी ऐसा करेगा? कोई बंदा दुनिया का ऐसा करेगा? हमें मारा है 2015 के IPPs। और एक देखिए, आप लोगों ने सर्च करनी है, उस वक्त भी तना तने का आवाज़ उठाई थी। वो पॉलिस ब्रीफ पढ़े कि कहा था, हाथ जोड़ के कहते हैं प्लीज़ ये ना कीजिएगा, ये ना करें, ये कौम मर जाएगी, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। किस लिए कि दुनिया में बड़े बड़े मुल्क जंगों से ये किस तरह टूटे? इकानमी से टूटे हैं, जंगों से नहीं टूटे। आपने सुना होगा, आप यंग हैं, कि किस तरह USSR टूटा। लेकिन अब्बासी साहब आप ये एक चीज ये फरमाइएगा, और आप नहीं अब्बासी साहब गुजारिश ये है कि ये तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, और इस दफ़ा भी ये IPPs का जो शोर हुआ ये आपकी रिपोर्ट के बाद हुआ, तो ये क्रेडिट गोज़ टू यू। लेकिन सर आप ये बताएं कि सिर्फ शोर उठाना ही काफ़ी है या इस मसले का हल ज़रूरी है? इसका हल कैसे हो सकता है? हुकूमत क्या होश के नाखून लेके इसका? इमरान साहब, आप दोनों ने बड़ी अच्छी बात की है। बात ये है कि देखें, ये मिस्त्री बैठे हुए हैं, मेरी तरह और भी हैं, लेकिन हमारे वो डॉक्टर आबिद सैलरी, मैं नाम ले लेता हूँ, हम आबिद सैलरी की तरह नहीं है डॉक्टर, तो कि हम डिफरेंट कॉरिडोर में जाएं। कभी आपने मुझे देखा है कभी किसी मिनिस्ट्री में, कभी उसमें? हमारा जनाब छोटी सी कुटिया हल है, लेकिन कुछ मोतबर लोग बीच में आएंगे तब करेंगे। और इसको हल कैसे नहीं हो सकता? ये कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता कोई आजकल तो कोई बंदा पैदाशी लूला लंगड़ा पैदा, उसका इलाज हो जाता है, इलाज क्यों नहीं है? लेकिन क्या ये वाकई सीरियस हैं या नहीं है? देखिए, इस तरह का जो ड्रामेबाजी करनी है वो तो कोई बंदा नहीं कर सकता। बात ये है, नहीं सर, वो तो कहते हैं इंटरनेशनल मुआहदे हैं, हम इनको रीन्यू नहीं कर सकते, इनके ऊपर अगर हम कोई खिलाफ वर्जी करेंगे तो बड़े हैवी किस्म के जुर्माने लग जाएंगे। तो हमें तो ये बात बताई जा रही है। चले जी, मैं आपके सामने देखिए, आप ऐसे देखिए, बात ये है कि एक हल तो ये भी है कि इन मायदों को बगैर टच किए हुए भी हल मौजूद है। अच्छा, टेक्निकल सोल्यूशन है। एक ये है जो कि UN से रेकमेंड होकर भी आ गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने मायदे की बात की, तो मैं एक और बात बताता हूँ। इसमें एक क्लास होती है फोर्स मजोरे, यानी खुदा ना खास्ता कोई खुदाई कुदरती आफत आ जाए, कुछ आ जाए, एक कौम के ऊपर ये आफत आ गई है, आप यकीन करें कि उनके पास अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं, बिल नहीं दे सकते। बताएं, जब खुदा न खास्ता इस हद तक बात चली जाए कि एक ममलिकत, एक मुल्क 250 मिलियन लोगों का 25 करोड़ का वम, उनके पास सकत ही न रहे, फिर क्या करेंगे? उसके लिए हर कंट्रैक्ट में क्लाज है फोर्स मजोरे की। एक और हल भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वार क्राइम में, कि जिन लोगों ने वो जुर्म किए, वो जुल्म किए, ये वहाँ लायबल हैं। एक क्लास 4 है कि इतना मैसिव तरीके से अनरेस्ट, वो मायदा कहाँ रह गया? जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ मायदा कहाँ रहेगा? पहले आप ये बताइए, रहेगा वो मायदा? हम मरने, हम डेथ बेड पे, हम ICU में, हम जीते जी मर गए। और यकीन करें, आप मुझसे दोनों छोटे हैं, मुझे मेरा दिल खून के आंसू होता है जब नरेंद्र मोदी कहता है कि देखो, एक गोली चलाए बगैर हमने इस मुल्क को कैसे सबटाज किया, कैसे तबाह किया। आप लोगों ने आगे बात करनी है बाद में, अब्बासी साहब ये फरमाइएगा, बात करनी है ना यहाँ सर, ये फरमाइएगा कि कल मुझे आप जैसे ही एक्सपर्ट बड़े मुहब्बे वतन ये बता रहे थे कि ये IPP से भी बड़ा एक जो मामला है वो ये है कि जो नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मंसूबा है, उसमें मज़ीद अगर वो मंसूबा हो गया
तो उससे मज़ीद ये कौम है पिस जाएगी। क्या आप वाकई समझते हैं कि उससे भी है ख़तरा? देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन इनकी 600 kVA की है, बात ये है कि पहले वो पूछा कि वो टैरिफ हमने कह दिया, लेकिन एक नहीं, सबसे बड़ा ख़तरा ये है, सोचिए ज़रा, एक बात आपको बताने लगूँ। 1 साल के बाद, ठीक एग्जैक्टली 1 साल के बाद आपके पास 4,500 मेगावाट का सस्ती बिजली वाला आ रहा है। 3 साल के बाद बादशाह डैम आ रहा है जो कि तकरीबन 5,000 मेगावाट का है। फिर कोआला आ रहा है। ये जब हाइड्रो पार्क के आएंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो आईपीपी जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, जिनके पैसे दे रहे हैं, ये तो हम देखिए हम इसके नीचे कुचल जाएंगे। ये भी बात याद रखें। एक दूसरी बात ये है कि आप खुद सोचें, मैंने अभी एक एग्जांपल दी और भाई वाकई हकीकत बताता हूँ कि जहाँ मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, बैरियन क्लेव में, यहाँ पे एक बंदा दूध वाला है, और दूध वाला जो है उसका नाम है माजा दूध वाला, सारे कहते हैं माजा। माजे ने 8 kVA का सोलर सिस्टम लगाया और वो उसने मुझे बाई का बिल दिखाया, कहता सर मैंने 100 यूनिट नेशनल ग्रिड में दिए और 19 रुपये में दिए। पाकिस्तान में हर महीने 10 से 15% ये जो सोलर लोग अपनी बीवियों का जेवर बेच के, बच्चों को स्कूलों से उठा के, कमेटियाँ डाल के, मेरे तले गांव से भी ये लोग अपने माल मवेशी बेच के ये जो लगा रहे हैं सोलर सिस्टम। और देखें, आपकी पंजाब की चीफ मिनिस्टर कह रही है कि हम सब घर घर सोलर देंगे। चीफ मिनिस्टर KPK भी यही कह रहा है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हम ट्यूबवेल को भी पूरे पाकिस्तान में देंगे। 60% बिजली ये भी आपकी ग्रिड से चली जाएगी। तो ये तो पैसे भरने कैसे हैं? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठा लिया। अरशद अब्बासी साहब, मुझे एक ब्रेक ले लेने दें, ब्रेक से आकर इस पे बात करते हैं कि अगर ऐसा ही है कि हमारा जो इतना बड़ा सारिफ है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर ये सारी कैपेसिटी पेमेंट्स तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब है जो चंद लोग रह जाएंगे, सारा बोझ तो उन पे आ जाएगा। बज़ाहिर तो ये ऐसा दिखाई देता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अरशद अब्बासी साहब, आपने पहले हिस्से में बड़े वाज़े तौर पर सही निशानदेही की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ, और उससे आगे मजीद भी प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ भी आए ना, कुछ अब कौम को ये तो बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और फौरी सोल्यूशन क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है। दोनों सूरतों में क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, आपके इस चैनल में एक बड़ा क्रेडिबल बंदा है, मैं उसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी एज जर्नलिस्ट मानता हूँ, का नाम है सईद काजी। मैं लाहौर में उनको लिख के दे के आ गया था। मैंने कहा था देखें काजी साहब, बात ये है, सोल्यूशन ये ले लें। लेकिन वो जो पहले वाली बात थी किसी वज़ीर के पास ये कि मैं अता तारड़ से या शबाज, देखें ये काम नहीं है। जिस दिन आपके अपने चैनल के हेड काजी सईद साहब और इस तरह के तकरीबन 10-15 बंदे और हैं, जब इनके पास गवर्नमेंट आएगी तो जनाब ये मिस्त्री वहाँ पे सोल्यूशन दे देगा। अब इसके ऊपर आप और मजीद बात इसके बगैर आपने नहीं सोल्यूशन देना। ये तो बड़ा मुश्किल आपने शर्त रख दी। यार आप मुझे बताएं आपका क्या, देखिए आपका क्या ख्याल है। देखिए ठहरिए, आप लोगों की, आपके चैनल की सबकी बड़ी खराबी देखें, बात हूँ सबकी यही है। आप यकीन करें, मेरे ख्याल में खुशफहमी में आप थे, अभी भी हैं, मैं नहीं हूँ। अब वो इसलिए नहीं हूँ, आप समझ रहे होते हैं कि शायद कोई कागज़ पेन से लेके बैठा होगा, शहबाज शरीफ, आज चीमा साहब बैठे होंगे कि वो लिखेंगे यार जल्दी इमरान साहब, और आपका मुझे नाम नहीं है, सर अब उसकी जरूरत नहीं रहती, अभी जाके काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज़रा इनके दिल में तड़प तो लगे, ज़रा कहते हैं ना एक आग उनको भी लगे। थोड़े लोग आए कहें कि देखो तुम कहाँ जाओगे, तुम इस दुनिया, तुम हमें पता तुम यार तो सर लोगों के घरों में आग लग गई है, लोग गले काटने पे आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, इन्हें चाहिए कि दुनिया के बड़े यहाँ कब्रिस्तान में जाएं, यहाँ पे अंबिया तक नहीं रहे, जहाँ ना सब ने है, तुम कहाँ तक जाओगे, कैसे जाओगे? अच्छा, ये लोगों की आए, आप अपने चैनल में बंदे लोअर स्टाफ से पूछेगा उनकी सैलरी कितनी, उनका बिल कितना आया। आपका क्या ख्याल है कि उनसे ठंडी दवाएं निकलती होंगी, उनकी आहें कहाँ तक जाती होंगी? देखिए हल तब होगा जब ये कहते हैं ना, ये जिसे कहते हैं ये आग की झलक, सॉरी ये जो सेक है या हीट है,
ये इनके अवानों तक पहुंचेगा तब आएगा, तब पता चलेगा, तब ये सईद काजी को कहेंगे आए जी आज बताएं। अब्बासी साहब ये वरना देखिए हम तो साधु हैं बैठे हुए। मैं इमरान आप गौर हैं, देखिए मुझे बात करने दें, मैंने आपके साथ कई प्रोग्राम किए, मेरे पॉलिसी ब्रीफ, मेरे आप-एड पड़े हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल में देखे मेरे साथ कौन कौन सा जुल्म है, वो चले उस बात ही उसकी नहीं करते। पर हमने कहा था देखो मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, एक मिस्ट्री हूँ, मैं आपसे बात करूँगा मैथ की, साइंस की। दुनिया में एक बात आप दोनों याद रखिए, 2 + 2 4 होता है, 4 + 5 9 होता है। इवन क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, बुद्धिज़्म में, हिंदुज़्म में काउंटिंग के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारे मज़हब एक हैं। इसी तरह हिसाब लगा के बताया था देखो ये सीपेक तुम्हें इतना पड़ेगा, ये LNG ये हमें मार जाएगी, डूब जाएगी। अगर वो पड़ी हो मेरी अकाउंटेबिलिटी करें, आप यकीन करें मुझे खुशी होगी कि पहले आप लोग मुझे लाहौर में मोची दरवाजे में हैंग करें। अगर मैंने झूठ बोला हो, मेरी टेक्निकली बात कोई गलत हो, मैं उस डॉक्टर की तरह सही बता दिया था। आज कहते हैं ना अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब्बासी साहब ये तो आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो आपकी इतनी इज्जत है, हम सब लोग आपका एहतराम भी करते हैं और आपकी बात को अहमियत भी देते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम समझना ये चाहते हैं कि चलें आप आज ये खबर है कि जी चीन जो है वो मान गया कि आप जो 3 उसके पावर प्लांट्स हैं उनको मुकामी कोयले से चला लें, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? और अगर वाकई ये देखिए और वाकई अगर वो मुकामी कोयले से चल सकते थे तो पहले क्यों इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल किया गया? अच्छा नहीं, अब आप ये देखिए जो मकामी कोयले से जो बिजली पैदा हो रही है, ज़रा चेक कीजिएगा, वो हमें 34 रुपये पर यूनिट पड़ती है। अब अगर ये तीनों यानी साहिवाल वाला भी, बिन कासम का भी और सॉरी पोर्ट कासम का भी और हक्को का भी चला भी गया और लकी चले गए, तो 34 रुपये का पड़ेगा ना। उसके मुकाबले में जो आप पता कीजिए, आपके कई दूसरे फुल गए, वो माजे दूध वाले का तो 19 रुपये 50 पैसे उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएगा एक। और ये बताइए कि जब कन्वर्ट करके देंगे, ज़रा इंडिया ने ये काम किया, इंडिया में 2,10,000 खाली कोल पावर की इंस्टॉलेशन है, वहाँ भी उन्होंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेड, वो भी अब इम्पोर्टेड कोल मंगवाते हैं कि लिग्नाइट भी किया जाए। ये बॉयलर तब्दील करते कितने पैसे आएंगे, उसके पैसे कौन देगा, ये ज़रा कभी किसी ने सोचा है? ये तो आपकी बातों से वो शेर ही मुझे याद आ गया कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो ये बड़ी बरसों की मेहनत से हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज जी बिल्कुल आपने ठीक बातें की है। आप एक और बताइएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि बड़े अच्छे अभी पाकिस्तान में लोग बिल्कुल ये जिसे कहते हैं मरे नहीं है, जिंदा हैं। अभी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आपके मैंने कहा अभी भी कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। ये सॉरी सईद काजी साहब हैं जी, इस तरह के और इकोनॉमिस्ट हैं, कई लोग हैं। ये आज हमने कहा कि भाई देखें इनको बैठाओगे, इनके सामने बात होगी। एक्सपर्ट भी हैं जो और सिंसियर भी हैं, इस सेक्टर के अंदर देखें बात सुने। और आपका अरशद अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।